अब क्या होगा कि अगर किसी केस में एग्जामिनर को कोई डिफरेंट शेप की जो लिस्ट में नहीं है, किसी डिफरेंट शेप की बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देना होगा उसे, तो भाई वो एक नई शेप की बॉडी ले आया तो उसको सिर्फ इतना काम करना होगा, उसका मास देना होगा और रेडियस ऑफ जाइरेशन देना होगा। ये के रेडियस ऑफ जाइरेशन है, बस आप एम के स्क्वायर लिखो, हो गया। एक रॉड है और इसके एंड के अबाउट एक एक्सिस दिया हुआ है और हमें रेडियस ऑफ जाइरेशन कैलकुलेट करना है। इस रॉड की लेंथ L, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आप देख रहे हो, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन L/2। मैं आपको दिखाऊंगा कि K वैल्यू जरूरी नहीं L/2 हो, L/2 से डिफरेंट हो सकती है। मतलब इस बार एक्सिस सेंटर पे ही दिया है, सेंटर ऑफ मास पे ही दिया है, ऐसे Z एक्सिस, और इसके अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन। आप सोचो कि अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस होता तो इस बार तो एक्सिस सेंटर ऑफ मास पे ही, तो वो तो जीरो आ जाता, लेकिन K वैल्यू आएगी, आप देखिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक में फाइनली रेडियस ऑफ जाइरेशन, ये देखें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखें। रेडियस ऑफ जाइरेशन इज अ डिस्टेंस ऑफ इफेक्टिव मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या मतलब हुआ इसका, जरा देखें। एक बॉडी है और किसी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है, ठीक। तो वो फाइंड करना आपने सीख लिया, लेकिन अब आप देखें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन ले रहे थे तो उसमें खास तौर से ध्यान दें, वो सर्कुलर बॉडी जो थी, है ना, कोई भी बॉडी हो, ये जनरल डेफिनेशन है, लेकिन एक एग्जांपल लेके मैं चल रहा हूं कि वो दो बातों पे डिपेंडेंट था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक तो मास और एक एक्सिस से डिस्टेंस या रेडियस, ठीक। और दूसरा उसके पहले जो है कांस्टेंट जो आता है क्वांटिटी, जैसे मान लें एक डिस्क का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं तो वो mr²/2 भी हो सकता है, mr²/4 भी हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है एक्सिस पे, है ना। ऐसी स्फीयर का आप लिखें तो 2/3 mr² हो सकता है, 2/5 mr² हो सकता है। अब आप ध्यान दो, ये 1/2 या 1/4 या 2/5 या 2/3, ये जानते हैं ये वैल्यू जो mr² के साथ आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू, ये बेसिकली शेप की डिपेंडेंसी के कारण आ रही है। और उसके अलावा r जो आ रहा है वो एक्सिस की पोजीशन के कारण आ रहा है। कहने का मतलब है कि ओवरऑल तीन बातों पे डिपेंडेंसी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, उसमें एक्सिस से डिस्टेंस और शेप, मतलब एक्सिस की पोजीशन कहाँ है और शेप कैसा है बॉडी का। जबकि पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन था वो सिंपल mr² था, लेकिन जैसे जैसे बॉडी का शेप बना, अब वो पॉइंट मास का मतलब है कि जैसे एक पॉइंट सेंटर ऑफ मास अगर लिया जाए तो अगर सिर्फ आप सोचो कि अगर सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे डिपेंडेंसी होती तो सभी का एक्सप्रेशन जो होता, जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मान ले जैसे बॉडी के शेप पे डिपेंडेंसी ना होती, मेरा कहने का मतलब है कि बॉडी के शेप पे डिपेंडेंसी ना होती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस पे अगर डिपेंड करता तो किसी भी शेप की बॉडी होती है सबका एक्सप्रेशन mr² आता, जो पॉइंट मास का होता है। जैसे मान ले पॉइंट मास यहाँ पे रखा है, r डिस्टेंस पे है, तो mr² हो गया। लेकिन आप नहीं है, आप देखो mr² के अलावा जो उसमें शेप पे डिपेंडेंसी या एक्सिस की पोजीशन पे डिपेंडेंसी के कारण, खासतौर से शेप की डिपेंडेंसी के कारण वहां पे हाफ भी आ जा रहा था, 1/4 भी आ जा रहा था, 2/3 भी आ रहा है, 2/5 भी आ रहा है। ये कहां से आ रहा है? ये शेप के कारण आ रहा है। तो इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन सभी का अलग अलग आने लगता है, इसीलिए तो ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। अगर एक पॉइंट मास पे पॉइंट पे डिपेंडेंसी होती, जैसे ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स में होती है इनर्शिया मास, एक पॉइंट मास, तो उसमें कोई ये सब था नहीं कि सिर्फ मास लिख दो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, इनर्शिया लिखना तो इनर्शिया हो गया। लेकिन यहाँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये शेप पे डिपेंडेंसी है, तो सब एक्सप्रेशन डिफरेंट हो जाते हैं, इसीलिए कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। अच्छा, हम लोग जो शेप पढ़ रहे थे
वो रेगुलर शेप का केस था, तो उनको आप याद कर लो भाई। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो गिवन शेप्स हैं जो लिस्ट में थे उसी तरह की बॉडीज होती हैं। बॉडी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आएंगी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता नहीं कैसा हो जाए। जितनी शेप की बॉडीज उतने तरीके के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उतने तरीके के एक्सप्रेशंस, तो ये कॉम्प्लिकेशंस लेने लगता है। तो फिर हुआ क्या कि यहाँ पे एक तरीका निकाला गया कि क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन वाइज लिखने का तरीका एक ही हो जाए। ठीक है, वैल्यू अलग अलग आए लेकिन एक्सप्रेशन एक जैसा हो जाए। तो था एक तरीका, उसमें ये कोशिश की गई कि क्यों ना एक ऐसा टर्म डेवलप किया जाए जिसके यूज से सभी एक्सप्रेशंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक जैसे दिखने लगे, बाद में वैल्यू चाहे डिफरेंट निकल के आए तो याद करना आसान हो जाएगा या लिखना आसान हो जाएगा। तो उसी पहलू से ये रेडियस ऑफ जाइरेशन को डेवलप किया गया, मतलब इस डेफिनेशन को डेवलप किया गया, इस टर्म को डेवलप किया गया। उसी को मैं बता रहा हूं क्या है। उसमें यह है कि अगर आपको सबका एक्सप्रेशन एक जैसा लिखना है तो उसमें एक काम यह करना पड़ेगा कि इस बॉडी का जो इफेक्टिव मास है रोटेशनल मैकेनिक्स में, वो सेंटर ऑफ मास ना लेके, आप जान रहे हो सेंटर ऑफ मास नहीं ले सकते क्योंकि शेप पे डिपेंडेंसी है, एक इफेक्टिव पोजीशन कहीं और लिया जाए, ऐसी जगह जिससे एक्सप्रेशन सबका एक जैसा लिखा जा सके। और वो इफेक्टिव पोजीशन ही मैं दिखा रहा हूं यहां पे, ये है ना, जिसका इस डेफिनेशन में जिक्र है। और इसकी ही डिस्टेंस जो होती है उसे के से लिखते हैं, और यही है रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब जरा डेफिनेशन फिर से पढ़िए। रेडियस ऑफ जाइरेशन इज अ डिस्टेंस ऑफ इफेक्टिव मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस इस इफेक्टिव पोजीशन ऑफ इफेक्टिव मास फॉर, ये ध्यान दीजिएगा, फॉर कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओनली। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए इफेक्टिव मास की डिस्टेंस आप सेंटर ऑफ मास ना लेके थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, उधर या इधर, वो डिपेंड करता है केस पे, है ना, शेप पे। और इस डिस्टेंस को आप के लिखते हैं। जानते हैं अगर ऐसा कर लेंगे तो सभी एक्सप्रेशन, सारे किसी भी शेप की बॉडी होगी उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्रेशन आप सिंपल एम के स्क्वायर लिख सकते हो, सबके लिए एम के स्क्वायर। मैं यही कह रहा था। अब इससे आसान हो गया ना। अब क्या होगा कि अगर किसी केस में एग्जामिनर को कोई डिफरेंट शेप की जो लिस्ट में नहीं है, किसी डिफरेंट शेप की बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देना होगा उसे, तो भाई वो एक नई शेप की बॉडी ले आया तो उसको सिर्फ इतना काम करना होगा, उसका मास देना होगा और रेडियस ऑफ जाइरेशन देना होगा। ये के रेडियस ऑफ जाइरेशन है, बस आप एम के स्क्वायर लिखो, हो गया। अरे आपको भी तो याद नहीं करना है कि वो 2/3 होगा या 1/4 होगा या 1/2 होगा, सब एम के स्क्वायर, के वैल्यू दी होगी, एम दी होगी, आप लिख दो। एग्जामिनर को भी देने में आसानी और आपको समझने में भी आसानी, याद नहीं करना। आप समझ रहे बात हमारी। अदरवाइज अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म्स में आप नहीं दे रहे हैं तब तो सभी एक्सप्रेशन सब डिफरेंट होंगे। इसीलिए ये एक्सप्रेशन, मतलब ये टर्म डिफाइन हो गया है। ठीक है, अच्छा आप चलते हैं, मैं दिखाता हूं। अब अगला स्टेप जो होगा, जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें यह है कि अगर एम के स्क्वायर है ये हर एक का एक्सप्रेशन, तो के वैल्यू तो डिफर करेगी ना, शेप पे डिपेंडेंसी होगी के की वैल्यू, तो के की वैल्यू कैसे निकाली जाए डिफरेंट शेप की बॉडी और डिफरेंट एक्सिस के लिए। इसमें दोनों इन्वॉल्व होंगे, शेप और एक्सिस दोनों अपने आप। तो चले वो हम सिखा देते हैं। उसमें कुछ नहीं है, आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें कोई भी बॉडी का अगर के वैल्यू निकालना होगा तो आपके लिए एक्सिस डिफाइंड होगा, उस बॉडी का शेप डिफाइंड होगा, आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे निकालते हो निकालो जो अभी तक आपने सीखा है, और उसको एम के स्क्वायर के बराबर रख दो, उससे के वैल्यू कैलकुलेट कर लो। दिखाता हूं, एक केस ले रहा हूं मैं रेडियस ऑफ जाइरेशन फाइंड करने का तरीका सिखाने के लिए कि टू फाइंड रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ रॉड अबाउट इट्स एंड। एक रॉड है और इसके एंड के अबाउट एक एक्सिस दिया हुआ है और हमें रेडियस ऑफ जाइरेशन कैलकुलेट करना है। इस रॉड की लेंथ L, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आप देख रहे हो, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन L/2,
मैं आपको दिखाऊंगा कि के वैल्यू जरूरी नहीं L/2 हो, L/2 से डिफरेंट हो सकती है। ठीक, जनरली पॉइंट मास के केस में ही के और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेम होती है अगर पॉइंट मास का केस हो। अदरवाइज किसी शेप की बॉडी होगी ना तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस और रेडियस ऑफ जाइरेशन बराबर हो, ऐसा होता नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या आएगा। तो देखें इस एंड के अबाउट आपको मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन ml²/3 होता है। ठीक है, बस आपको सिंपल इसे mk² लिख देना, क्योंकि आप जानते हो कोई भी बॉडी होगी उसका रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म्स में जो एक्सप्रेशन होता है mk² होता है। या रखें और k की वैल्यू फाइंड कर लें, m कैंसिल और k हो जाएगा, आप देखो अंडर रूट करोगे ना तो L/√3। ये रेडियस ऑफ जाइरेशन आ गया इस केस के लिए। और इसकी वैल्यू अगर आप निकालो तो कैलकुलेट करके आप निकालेंगे वैल्यू। ये देखें ये रेडियस ऑफ जाइरेशन की पोजीशन है, इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 0.58L आएगी, 0.58L। अच्छा ये देखिए 0.58L जो है वो देखिए ये L/2 यानी कि 0.5L से ज़्यादा, ये तो 0.5L होगा ना। ये दिखाने के लिए कि सेंटर ऑफ मास पे नहीं होता है, देखें दूर हो गया, ये 0.58L आ गया। ये कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। ठीक, एक केस और दिखाता हूँ। केस 2 है, टू फाइंड रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ डिस्क अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब इस बार एक्सिस सेंटर पे ही दिया है, सेंटर ऑफ मास पे ही दिया है, ऐसे जेड एक्सिस, और इसके अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन। आप सोचो कि अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस होता तो इस बार तो एक्सिस सेंटर ऑफ मास पे ही, तो वो तो 0 आ जाता, लेकिन के वैल्यू आएगी। आप देखिएगा के वैल्यू 0 नहीं आएगी, जबकि सेंटर ऑफ मास इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है। कैसे निकलेगा? बहुत आसान है, आपको वही करना है कि ये आर रेडियस का अगर डिस्क है तो इसका आप पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हो इस जेड एक्सिस के अबाउट mr²/2 होगा। आपको सिंपल इसे mk² लिख देना और के वैल्यू निकाल लेनी है, बहुत आसान होता है। हर एक्सप्रेशन जो आपको मालूम है उसे mk² के बराबर रख दीजिए, के वैल्यू आ जाएगी, m कैंसिल, के हो जाएगा यहाँ से देखिए r/√2। मैंने कहा ना कि 0 नहीं आएगा, r/√2। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन इसका भी आ गया। एक्सिस और शेप पे डिपेंडेंसी, जैसा एक्सिस और शेप होगा उस तरह से के वैल्यू आएगी। ठीक है, क्वेश्चन एक दिखाते हैं, सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। देखिए, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ जाइरेशन ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस in the plane of the disk and of a circular ring of the same radius about a tangential axis in the plane of the ring is। कहने का मतलब है कि दो केसेस दिए हैं और दोनों केसेस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना होगा और उनको कंपैरिजन करके दिखाना है। मतलब दोनों केसेस में रेडियस ऑफ जाइरेशन का कंपैरिजन है। अब आप जान गए हो कि रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालने के लिए उन एक्सिस के अबाउट उन बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना पड़ेगा। अगर लिस्ट में है तो ठीक है, नहीं तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से। चलिए देखते हैं दोनों केस क्या दिया है। एक तो डिस्क दिया है, देख लेते हैं। अब देखो, एक जो है डिस्क है और एक रिंग है। तो डिस्क है और एक्सिस कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये ठीक है। तो आप जानते हो इसका हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह केस का। तो इसके पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस बनाया और देखें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से ये लिखा। ये देखें इस एक्सिस के अबाउट यानी कि डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 होगा, आप जानते हो डिस्क का होता है। और x जो होगा ये I0 प्लस mx² है, तो I0 तो ये हो गया और ये mx², x वैल्यू ये होगी। दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस वो r के बराबर दिख ही रही है, ठीक है। तो ये रख दिया, ये वैल्यू आ गई। देखें इसमें इसको mk² के बराबर इक्वेट किया है क्योंकि k हमें फाइंड करना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। ये होगा 5mr²/4 इज इक्वल टू mk², या फिर mm कैंसिल होगा तो k इज इक्वल टू
अब देखें ये एम कैंसिल हो गया अगले स्टेप में। अब के निकालने के लिए इसे अंडर रूट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू अंडर रूट 5, यस आर स्क्वायर का आर हो गया और 4 का अंडर रूट 2 हो गया। ठीक, तो ये तो इस केस के लिए के आ गया। दूसरा जो केस है उसमें रिंग दिया हुआ है उसी रेडियस का, है ना, और एक्सिस भी वैसा ही दिया हुआ है, और इसको भी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से, ये देखें ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से ये ड्रॉ किया गया, ये जो गिवन एक्सिस है उसके पैरेलल। ठीक, तो इसमें भी आई वैल्यू लिख रहे हैं, तो ये आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस एम एक्स स्क्वायर से, मतलब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से इस डायमीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2, आप जानते हो लिस्ट में था ये, और ये एम एक्स स्क्वायर फिर हो गया, ये दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस आ रही है, ये लिख दिया एम एक्स स्क्वायर हो गया। इस बार ये वैल्यू होगी, ये ऑफ कोर्स ये एम के स्क्वायर के बराबर रख दिया। अब की बार इसे के डैश ले लिया क्योंकि ये दूसरी बॉडी है ना, इसका रेडियस ऑफ जायरेशन के डैश ले लिया। इक्वेट करते हैं इसे, ये 3 एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा इज इक्वल टू एम के डैश स्क्वायर, एम कैंसिल होगा, ओके एम कैंसिल हो गया, 3 आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू के डैश स्क्वायर, और के आ गया इससे अंडर रूट करने पे रूट 3 बाई रूट 2 आर। ठीक, और अब फाइनली क्वेश्चन के मुताबिक हमें इन दोनों का कंपैरिजन लिखना है, मतलब फाइंड करना है, तो दोनों को अब डिवाइड कर रहे हैं, तो के अपॉन के डैश, के ये आया था, के डैश ये निकाला है हमने, ये डिस्क का था और ये रिंग का था, डिवाइड कर दें, यस ये ऐसे ही लिख दिया, और ये जो है उल्टा कर दिया, ठीक है ना, नीचे है ना ये, ऊपर आके ये उल्टा हो जाएगा। ठीक, और अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आर आर कैंसिल होगा, रूट 2 रूट 2 से कैंसिल होके ये देखिए ये क्या आ रहा है भाई, ओके ये रूट 2 हो गया, ये रूट 2 रूट 2 से कैंसिल हो गया। अब फाइनली ये आंसर होगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये रूट 6 बना लेंगे, तो रूट 5 अपॉन रूट 6 इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। ये आंसर हो गया। तो इसमें आपने पूरा सीख लिया, अब 2 केस हमने दिखाया और क्वेश्चन दिखाया, तो पूरा कंप्लीट अब जानकारी हो गई कि आपको करना क्या होगा। रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने का एक ही तरीका है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो मालूम होना चाहिए आपको बॉडी का, या फिर उसे फाइंड करना आना चाहिए। सिंपल, जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना जानते हो तो उसे एम के स्क्वायर के बराबर इक्वेट करके के निकाल लो, बात खत्म, रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगा। ठीक।